ये क्वेश्चंस पॉलिटिकल साइंस ग्लॉसरी के कम्युनिटी टैब के हैं। इनको मैंने खुद से डेवलप किया है, इसलिए आप लोग इनको सॉल्व करके अपनी तैयारी के स्तर को आसानी से माप सकते हैं। इसमें सभी इस तरह के क्वेश्चंस हैं, कुछ सिंपल हैं, मॉडरेट हैं और कुछ टिपिकल भी हैं। तो चलिए इनको देखते हैं, इनके आंसर्स क्या हैं और इनके बारे में बेसिक फैक्ट्स क्या हैं। सबसे पहला है एनडीए की फुल फॉर्म क्या है। एनडीए स्टैंड्स फॉर, तो आपको मालूम होगा वर्तमान में जो सरकार है वो एनडीए की ही है। इनफैक्ट इसको बोलेंगे हम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इसलिए आपने अखबारों में देखा होगा इसको राजग सरकार भी कहते हैं। राजग का फुल फॉर्म होगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इससे पहली जो 2 सरकारें थीं 2014 से पहले की, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वो यूपीए की थीं। यूपीए की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। उसको आपने संप्रग के नाम से देखा होगा। ये एक क्वेश्चन होता है। दूसरा क्वेश्चन है हम भारत के लोग विद पीपल ऑफ इंडिया इंगित करता है। ये किसकी तरफ इशारा करता है, किसको इंडिकेट करता है? लोकप्रिय संप्रभुता को या निरंकुश संप्रभुता को, दोनों को, उपरोक्त में से किसी को भी नहीं। तो विद पीपल ऑफ इंडिया से भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रियम्बल शुरू होती है और ये लोकप्रिय संप्रभुता यानी पॉपुलर सॉवरेनिटी को इंडिकेट करता है। इस बात को इंडिकेट करता है कि भारत में संप्रभुता यानी सुप्रीम पावर लोगों में, भारत की जनता में निहित होगी और संप्रभुता जनता में, आम जनता में निहित होगी। इस विचार को सैद्धांतिक स्तर पर प्रतिपादित करने वाला पहला विचारक फ्रांसीसी है, जिसको हम जीन जैक्स रूसो एक समझौतावादी विचारक के रूप में जानते हैं। उसने अपने सामान्य इच्छा यानी जनरल विल सिद्धांत के माध्यम से इस बात को रखा, इस बात को पुष्ट किया कि संप्रभुता यानी कि सुप्रीम पावर आम लोगों में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित महत्वपूर्ण पदों में से कौन सा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संविधानेतर है? आपको मालूम हो, आपने पढ़ा भी होगा बहुत सारी अच्छी किताबों में भी, इवन जो बहुत लोकप्रिय किताब है राज्य व्यवस्था की एम लक्ष्मीकांत की, उसमें भी कुछ पदों को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल की हिंदी की गई है गैर संवैधानिक। जबकि मैं इस बात पे हमेशा बल देता हूँ कि कोई भी ऐसा पद या कोई भी ऐसी पोजीशन जो गैर संवैधानिक है वो फंक्शनल नहीं हो सकती भारत में, क्योंकि वो संविधान के विरुद्ध होने की सेंस देती है। तो इसको हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल की हिंदी करेंगे संविधानेतर, यानी जो संविधान में नहीं है, संविधान से इतर है, संविधान से अलग है, संविधान के विरुद्ध नहीं है। तो इसमें आप देखते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए, मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आपको मालूम होगा ये सभी जो पद हैं, इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए जो बहुत महत्वपूर्ण पद है, अभी आपने नाम सुना होगा अजीत डोभाल का, तो वो एनएसए हैं भारत के इस समय। इसका जिक्र संविधान में कहीं भी नहीं है, बाकी सब पदों का जिक्र भारत के संविधान में मिलता है। भारतीय राजनीति में मतदान व्यवहार यानी कि वोटिंग बिहेवियर को प्रभावित करने वाले कारकों में है। मतदान व्यवहार से बेसिक मतलब ये है कि कोई मतदाता अपने मत का प्रयोग करते समय वो जिस निर्णय पे पहुंचता है वहां तक पहुंचाने में कौन से फैक्टर्स उसके व्यवहार को डिसाइड कर रहे होते हैं। भारतीय पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो हम वोट डालते समय आमतौर पर अपनी जाति से, ये उम्मीदवार की जाति से, भाषा से, धर्म से प्रभावित होते हैं, यानी कि इसमें ऑप्शन डी सही होगा। उपरोक्त सभी कारक ऐसे हैं जो भारतीय राजनीति में मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। भारतीय राजनीति में जातीय प्रभाविता को स्पष्ट करने वाले मुहावरे अजगर में शामिल नहीं हैं। तो अजगर ये चौधरी चरण सिंह के समय का मुहावरा है। इसमें 4 जातियां थी बेसिकली, एक थी अहीर, दूसरी थी जाट, तीसरी थी गुर्जर और चौथी थी राजपूत। ऐसे अहीर, जैसे जाट, जैसे गुर्जर और ऐसे राजपूत, ये उत्तर भारत की महत्वपूर्ण और राजनीति में प्रभावशाली जातियां थी जिनको अजगर के नाम से संबोधित किया गया था, यानी कि इसमें ऑप्शन ए आदिवासी अजगर में शामिल नहीं है। किसी राष्ट्र के गणतंत्र होने का आवश्यक संकेतक है। आपको ये सवाल आसान लग रहे होंगे, लेकिन अगर आप इनको कॉन्सेप्ट के स्तर पे समझ के आंसर कर पा रहे हैं
तो ये तय मानिए कि राजनीति विज्ञान में आपकी तैयारी एक स्तर से ऊपर है और आप उसको लगातार इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इसमें जैसे पहला है वयस्क मताधिकार, दूसरा समानता का अधिकार, तीसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव और चौथा संविधान का होना। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, कभी भी आप मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन यानी MCQs करते हैं तो उसमें आपको अवेलेबल बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है, कभी भी बेस्ट ऑप्शन चुनना नहीं होता। जो उपलब्ध विकल्पों में सर्वोत्तम होता है आपको वही करना होता है। तो इसमें जैसे वयस्क मताधिकार है, अब आप ब्रिटेन में चले जाइए, वहाँ का जो लोक सदन है, वहाँ की संसद का लोकप्रिय सदन जैसे भारत में लोकसभा है, वो वयस्क मताधिकार पर निर्वाचित होती है, लेकिन फिर भी वो रिपब्लिक, ये गणतंत्र नहीं है। इसका मतलब है कि वयस्क मताधिकार से सीधा संबंध नहीं है किसी गणतंत्र का। समानता का अधिकार, ये भी आधार नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना, ये बहुत महत्वपूर्ण और मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप ब्रिटेन में जाएंगे तो वहाँ पे अभी भी सम्राट या साम्राज्ञी यानी किंग या क्वीन होते हैं, वो आम जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होते और ना ही जनता के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित होते हैं। अब ये एक महत्वपूर्ण संकेतक है कि किसी राज्य में यदि वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, राष्ट्र के मुखिया का चुनाव होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या फिर अप्रत्यक्ष हो, जैसे भारत में अप्रत्यक्ष होता है, तो फिर भी भारत एक रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र है। उसमें सम्राट और साम्राज्ञी जैसा कोई पद नहीं है और ना ही ये पद वंशानुक्रम से चलता है, बल्कि कोई आम नागरिक भी भारत का राष्ट्रपति हो सकता है। मैं आज ही एक अखबार में पढ़ रहा था कि अभी जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, जिसमें भारत में जो NDA का गठबंधन है इस समय, उसकी उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू। तो उनकी सबसे ज़्यादा संभावनाएं जीतने की, उस पर हम बाद में कभी बात करेंगे। अभी मैं पढ़ रहा था कि मुंबई के एक झुग्गीवासी ने भी राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन किया है या नामांकन भरा है। तो ये है रिपब्लिक होने की वास्तविक सेंस। आगे बढ़ेंगे हम लोग। संविधान ब्रिटेन में भी है, हालांकि वहाँ पे अलिखित है, लेकिन ये भी कोई आवश्यक संकेतक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी सरकार को युद्ध एवं आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए ज़्यादा कारगर समझा जाता है? संसदीय सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, कार्यकारी सरकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन है अध्यक्षात्मक सरकार, जो कि आपको मालूम है संसदीय सरकार में जो मंत्री परिषद होती है वो लोकप्रिय सदन, जैसे भारत में लोकसभा है और ब्रिटेन में लोक सदन है, उसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यदि संसद का जो लोकप्रिय सदन है वो अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दें तो सरकार को गिर जाना होता है या उसको त्यागपत्र देना होता है, वो सरकार का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो ऐसे में वो स्थायी नहीं होती। और युद्ध और आपातकाल की स्थिति में आपको मालूम है कि स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने होते हैं और इंस्टेंट डिसीजन लेने होते हैं। तो ऐसे में अध्यक्षात्मक सरकार ज़्यादा बेहतर समझी जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो मंत्रिमंडल होता है उसका कार्यकाल निश्चित होता है और वो जो संसद है या कोई भी विधानमंडल जिसका कुछ भी नाम हो उसके ऊपर अपने कार्यकाल के लिए डिपेंडेंट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एजेंसी जो राज्य यानी स्टेट की इच्छाओं को अभिव्यक्त और कार्यान्वित करती है कौन सी है? संप्रभुता सरकार, न्यायपालिका या निर्वाचन आयोग? तो आपको मालूम होगा संप्रभुता राज्य का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। सरकार वो एजेंसी है जो राज्य की इच्छाओं और उसकी जो अपेक्षाएं हैं उनको कार्यान्वित करती है। आपको ये भी बताता चलूँ कि राज्य एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, राज्य हमको दिखता नहीं है। राज्य के नाम पर जो एक्शन लेती है उसको हम सरकार कहते हैं, जो एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का सबसे पहला तत्व एवं सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्रमशः कौन से हैं? तो सबसे पहला तत्व आप जानते होंगे जनसंख्या है, और सबसे आखिरी तत्व है या सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी। अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था का अंग नहीं है। अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था अध्यक्षात्मक शासन पर आधारित है, ठीक बात है। नेक्स्ट, शक्ति पृथक्करण, आपको मालूम होगा शक्ति पृथक्करण अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का आवश्यक लक्षण होता है। सीनेटीय शिष्टाचार वहाँ की एक प्रथा है सीनेट की। इसमें बेसिकली चलन ये है, आपको मालूम होगा कि वहाँ पर राष्ट्रपति जितनी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ करता है उसमें वो सीनेट से अनुमोदन लेता है। जब तक सीनेट अनुमोदन नहीं कर देती तब तक वो नियुक्ति फाइनल नहीं मानी जाती है। तो ऐसे में राष्ट्रपति करता यह है कि जिस राज्य में महत्वपूर्ण नियुक्तियां करनी हैं वहाँ के जो 2 सीनेटर्स होते हैं, अमेरिकी सीनेट में ये व्यवस्था है कि वहाँ के प्रत्येक राज्य से
2 सीनेटर जाते हैं, चाहे उस राज्य की जनसंख्या कुछ भी हो, उसका क्षेत्रफल कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता है। वहाँ पर समान प्रतिनिधित्व का सिद्धांत सीनेट में लागू होता है। जब अमेरिका बना था एक स्टेट के रूप में तो उसमें 13 राज्य थे, परिणामतः सीनेट में 26 सदस्य हुआ करते थे। आज वहाँ पर 50 राज्य हैं, तो उसका सीधा सा परिणाम है कि वहाँ की सीनेट में 100 सदस्य होते हैं। तो जो एक राज्य जिसमें नियुक्ति की जानी है, महत्वपूर्ण नियुक्ति, वहाँ के 2 सीनेटर्स से परामर्श ले लेता है, और वो 2 सीनेटर जिस व्यक्ति को हाँ कर देते हैं उसको उसने नियुक्त कर दिया। तो बाद में जब सीनेट में वो नियुक्ति अनुमोदन के लिए जाती है तो बाकी सदस्य शिष्टाचारवश अपने उन 2 साथियों पर भरोसा करके उस नियुक्ति को अनुमोदन दे देते हैं। इसी को सीनेटीय शिष्टाचार के नाम से जाना जाता है। सामूहिक उत्तरदायित्व मैंने ऊपर डिस्कस किया है। ये बेसिकली संसदीय शासन व्यवस्था का लक्षण है, जिसमें मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानमंडल के लोकप्रिय सदन या निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। जैसे भारत में निम्न या लोकप्रिय सदन है लोकसभा, और ब्रिटेन में है लोक सदन। निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक संस्कृति को विकसित राजनीतिक व्यवस्था से जोड़ा जा सकता है? आपको मालूम होगा, राजनीतिक संस्कृति बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, अगर हम डेट के हिसाब से देखेंगे और अगर प्रघटनाओं के हिसाब से देखेंगे, तो व्यवहारवादी क्रांति के बाद जन्मी महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है। राजनीतिक संस्कृति यानी पॉलिटिकल कल्चर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था गैब्रियल आमंड ने 1956 में, और एक किताब महत्वपूर्ण आई थी आमंड और बरबा की, उसका नाम था सिविक कल्चर, और उसमें 5 देशों की पॉलिटिकल कल्चर की स्टडी की गई थी। इसमें संस्कृतियों का डिवीज़न भी था, जिसमें 3 प्रकार की पॉलिटिकल कल्चर बताई गई थी। एक थी सबसे पहले पैरोकियल, दूसरी सब्जेक्ट और तीसरी पार्टिसिपेंट। इसमें जो पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर है उसको ये माना गया था कि जिन देशों में, जिन राजनीतिक व्यवस्थाओं में पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर पाई जाती है वो विकसित राजनीतिक व्यवस्थाओं यानी डेवलप्ड पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ इशारा करते हैं। जैसे अमेरिकी पॉलिटिकल सिस्टम है, या ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम है, या एक हद तक फ्रांसीसी पॉलिटिकल सिस्टम है, इनको हम डेवलप्ड पॉलिटिकल सिस्टम के एक उदाहरण मान सकते हैं। भारत भी कहीं ना कहीं अब पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर की तरफ बढ़ रहा है। इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम पॉलिटिकल कल्चर को पढ़ रहे होंगे। भारतीय राष्ट्रपति के अधिकार किससे मेल खाते हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति से, ब्रिटिश सम्राट से, जर्मनी के चांसलर से, चीन के राष्ट्रपति से। आपको मालूम होगा संसदीय व्यवस्था की एक आवश्यक विशेषता यह होती है कि इसमें 2 प्रकार के हेड होते हैं। एक नॉमिनल हेड जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, और एक रियल हेड जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। तो हेड ऑफ द स्टेट भारत में राष्ट्रपति कहलाता है, और हेड ऑफ द स्टेट को केवल नाम मात्र के फंक्शन दिए जाते हैं। हालांकि संवैधानिक या कानूनी स्थिति ये होती है कि सभी अधिकार उसके हाथ में होते हैं और सरकार सब अधिकारों का प्रयोग उसी के नाम पर करती है, लेकिन इन प्रैक्टिस या व्यवहार में उसकी सारी शक्तियाँ मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री द्वारा प्रयुक्त की जाती हैं। इसलिए अमेरिका में चूँकि राष्ट्रपति रियल हेड है तो उससे मेल नहीं खाएंगी। जर्मनी का चांसलर वहाँ का रियल हेड है, उससे मैच नहीं खाएंगी, यानी कि गवर्नमेंट का हेड है वहाँ पे ना, जैसे भारत में प्रधानमंत्री होता है। चीन के राष्ट्रपति में तो सब कुछ नहीं था खैर। तो भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ ब्रिटिश सम्राट से मैच खाती हैं, चूँकि वहाँ पर भी संसदीय व्यवस्था है और ब्रिटिश सम्राट वहाँ पर नॉमिनल हेड होता है। भारत में भी राष्ट्रपति नॉमिनल हेड होता है। लोक कल्याणकारी राज्य यानी कि पब्लिक वेलफेयर स्टेट की अवधारणा किसके ज़्यादा निकट है? ये महत्वपूर्ण है। शास्त्रीय उदारवाद यानी क्लासिकल लिबरलिज्म, आधुनिक उदारवाद यानी मॉडर्न लिबरलिज्म, नव उदारवाद यानी नियो लिबरलिज्म, और स्वेच्छातंत्रवाद यानी लिबर्टेरियनिज्म। शास्त्रीय उदारवाद के जनक बेसिकली लॉक को माना जाता है, और इसमें यह विचार निहित था कि राज्य को केवल नेगेटिव फंक्शंस या सुरक्षा संबंधी कार्य करने चाहिए, और उसका जो विकास संबंधी कार्य हैं या जनजीवन में सुविधाएं बढ़ाने संबंधी कार्य हैं उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, उसको न्यूनतम हस्तक्षेप व्यक्ति के जीवन में करना चाहिए। तो ये शास्त्रीय उदारवाद की मान्यता थी। लेकिन आधुनिक उदारवाद ने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर बल दिया और ये माना कि जो न्यूनतम बेसिक फंक्शंस हैं, बेसिकली सुरक्षा और कानून व्यवस्था संबंधी कार्य हैं, उससे इतर भी राज्य की जिम्मेदारी है कि वो गरीबी को, बीमारी को, बेकारी को, आपको मालूम होगा बेवरेज रिपोर्ट में जो 5 बुराइयां गिनाई गई थी वहीं से लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा उद्भूत होती है। तो उन्हीं 5 बुराइयों को दूर करना राज्य का प्रमुख कार्य माना गया, और उन 5 बुराइयों को दूर करने का काम जैसे ही राज्य के हाथ में आया तो राज्य पुलिस स्टेट से
लोक कल्याणकारी राज्य में कन्वर्ट हो गया और उसके क्षेत्राधिकार का ज़बरदस्त विस्तार हुआ। उसके बाद जब राज्य के हाथों में बहुत सारे फंक्शंस चले गए और व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित और ज़्यादा सीमित होती चली गई, तो 1970s के दशक में बहुत सारे विचारकों के एक पूरे समूह ने एक नए विचार को जन्म दिया, जिसको हम नवोदारवाद के नाम से जानते हैं। ये नवोदारवाद जो है उसके तर्क वही थे जो शास्त्रीय उदारवाद के थे, लेकिन नए समय में और नए विचारकों के द्वारा दिए गए थे। इसमें हम आमतौर पर नाम लेते हैं जॉन रॉल्स का, रॉबर्ट नॉजिक का, C.V. मैकफरसन का और आइजिया बर्लिन का, F.A. हेयक का, मिल्टन फ्रीडमैन का। नवोदारवाद की बेसिकली दो धाराएं हैं, एक समतावाद है जिसमें जॉन रॉल्स और C.V. मैकफरसन है, दूसरी स्वेच्छातंत्रवाद है जिसमें हेयक, बर्लिन और रॉबर्ट नॉजिक, मिल्टन फ्रीडमैन है। इस पे भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो आधुनिक उदारवाद के निकट है। राज्य को नैतिकता का सर्वोच्च विकसित रूप मानना किस परंपरा का हिस्सा है? उदारवाद बेसिकली ये मानता है कि राज्य को अस्तित्व में रहना चाहिए, लेकिन उसे केवल नेगेटिव फंक्शंस करने चाहिए और व्यक्ति के जीवन में, खासतौर से आर्थिक गतिविधियों में या व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आदर्शवाद वो विचारधारा है जो ये मानती है कि राज्य नैतिकता का सर्वोच्च विकसित रूप है। आपने हीगल का स्टेटमेंट जरूर सुना होगा। साम्यवाद तो बेसिकली वर्गविहीन और राज्यविहीन अवस्था का नाम है, उसी की कल्पना करता है। नवोदारवादी विचारक राज्य के काम को कम से कम यानी कि सीमित कर देना चाहते हैं। वो स्टेट के काम को पुनः बाइंड कर देना चाहते हैं, पुनः सीमित कर देना चाहते हैं, जो उसने लोक कल्याणकारी राज्य के नाम पर अपने हाथ में ले लिए थे। मैं ही राज्य हूँ और मेरे ही शब्द कानून हैं। ये पढ़कर आपको याद आया होगा कि ये लुई 14वें का कथन है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ये है कि यह कथन किस विचारधारा अथवा स्थिति को दर्शाता है? व्यक्तिवाद को? जी नहीं, व्यक्तिवादी तो राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं। सर्वाधिकारवाद, संशयवाद या विधि का शासन? जहाँ पर विधि का शासन होगा वहाँ पर विधि का ही शासन होता है, यानी कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो, कि उसी के शब्द कानून होंगे, क्योंकि व्यक्ति हमेशा भावनाओं से चलता है, आवेश से चलता है, वो न्यूट्रल नहीं रह पाता। यही अंतर था प्लेटो के दर्शन और अरस्तु के दर्शन में। प्लेटो दार्शनिक राजा की बात कर रहा था, जबकि अरस्तु ने उसके विपरीत विधि के शासन की बात की। तो ये जो कथन है, मेरे शब्द ही कानून होंगे, ये सर्वाधिकारवाद यानी कि टोटलिटेरियनिज्म को दर्शाता है। फांसीवाद, नाजीवाद और एक हद तक मार्क्सवाद भी, उसमें खास तौर से जो सर्वहारा का अधिनायक तंत्र है वो तो निश्चित रूप से सर्वाधिकारवादी विचारधारा के अंतर्गत आते हैं। अधिकारों का सृजन करने वाला सबसे प्रथम दस्तावेज कौन सा माना जाता है? जब भी हम अधिकारों का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहला पड़ाव आता है 1215 का मैग्ना कार्टा, और उसमें जो राजा जॉन थे उस समय के, उनसे बेसिकली जो सामंत वर्ग था उसने अपने अधिकारों पर कुछ साइन करा लिए थे। ये आमजन के अधिकार बिल्कुल नहीं थे, बल्कि ये समाज के संभ्रांत वर्ग या तो सामंत वर्ग के अधिकारों का एक घोषणा पत्र था। लेकिन फिर भी क्योंकि उस समय के निरंकुश राजा ने इतना भी स्वीकार किया कि सामंतों के कुछ अधिकार होंगे, उन पर टैक्स जो है वो नियम से लगाया जाएगा, कानून से, इस प्रकार के कुछ अधिकार थे। तो बेसिकली ये शुरुआत है। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा 1776 की है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने किया था 10 दिसंबर 1948 को, ये मानवाधिकारों का एक आधिकारिक दस्तावेज है। भारत का संविधान भी भाग 3 में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करता है और ये माना जाता है कि मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से प्रभावित हैं। लोकतंत्र के सूचक नहीं है या हैं, यानी कि इनमें से कौन सा लोकतंत्र का सूचक नहीं है? नागरिक स्वतंत्रता होना निश्चित रूप से लोकतंत्र का आवश्यक सूचक है। लोकतंत्र में आलोचना का अधिकार भी होना चाहिए, विधि का शासन होना चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता का अभाव, ये गलत है। जिस राज्य में प्रेस की स्वतंत्रता नहीं होती, प्रेस को स्वतंत्र रूप से बोलने का अधिकार नहीं होता, उसके लोकतांत्रिक होने पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। राजनीति का व्याकरण, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आपको याद आ गया होगा, ये हेराल्ड जोसेफ लास्की की 1925 की किताब है। क्वेश्चन कुछ अलग है, ये व्यक्तिवादी विचारक के द्वारा लिखी गई है, या मार्क्सवादी विचारक के द्वारा, बहुलवादी विचारक के द्वारा, या एकत्ववादी विचारक के द्वारा? तो लास्की जो प्लूरलिस्ट थियरिस्ट हैं या थिंकर्स हैं, उसमें सबसे एमिनेंट पॉलिटिकल थिंकर हैं। उसके अलावा मैकाइवर हैं, और बहुत शुरुआत में अगर मध्यकाल में जाओगे तो गियर के हैं, मैटलैंड हैं, उसके बाद फिगिस हैं, बॉर्कर हैं, GDH कॉल हैं। ये सब आपको
बहुलवादी विचारकों की एक परंपरा पूरी देखने को मिलती है। राजनीतिक चिंतन में भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? बजट, आर्टिकल 112। हालांकि वहाँ पर बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं है बल्कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का इस्तेमाल है, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण का। फेडरल की जगह यूनियन शब्द का इस्तेमाल है। भाषा शब्द का इस्तेमाल भारत संविधान में किया गया है, यानी कि इसमें ऑप्शन सी सही होगा। बजट और फेडरल शब्द भारत के संविधान में प्रयुक्त नहीं हुए हैं। एज पर डेविड ईस्टन, पॉलिटिक्स इज दी डैश 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 एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। आपने परिभाषा सुनी होगी, राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, यानी कि इसमें न मॉरल होगा, न लीगल होगा, न कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, बल्कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा ऑथरटेटिव। पॉलिटिक्स इज दी ऑथरटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। भारत का संविधान व्यवस्था नहीं करता। किसकी व्यवस्था नहीं करता? मौलिक अधिकारों की, अभी मैंने बताया ऊपर करता है भाग 3 में। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। असीमित अधिकार, एब्सोल्यूट राइट्स की व्यवस्था भारत का संविधान नहीं करता। आपको मालूम होगा आर्टिकल 19(1) में कुछ अधिकार दिए गए हैं जो इस समय 6 हैं, पहले 7 थे। उनको आर्टिकल 19(2) में उस पर जो प्रतिबंध होंगे वो बताए गए हैं। ऐसे ही प्रत्येक अधिकार के साथ कुछ न कुछ प्रतिबंध लगे हुए हैं। मौलिक कर्तव्य ओरिजिनली संविधान में नहीं थे। 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर भारत के संविधान में USSR यानी कि सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित होकर स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा। बाद में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और 11वां मौलिक कर्तव्य जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है उसको भी जोड़ दिया गया। हालांकि एक क्वेश्चन ये बनेगा कि स्वर्ण सिंह समिति ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें कितने मौलिक कर्तव्यों की बात की गई थी, तो उसमें 8 मौलिक कर्तव्यों की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। लॉक उदारवादी है, बिल्कुल ठीक बात है, वो उदारवाद का जनक है। हॉब्स निरंकुश संप्रभुता यानी कि एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की बात करता है, ठीक है। गांधी अहिंसावादी हैं। M.N. रॉय व्यवहारवादी हैं, ये बात गलत है, बल्कि वो नव मानवतावादी यानी कि न्यू ह्यूमनिज्म के प्रवर्तक हैं, नव मानवतावादी विचारक हैं। यहाँ पर ये क्विज पूरी होती है। पॉलिटिकल साइंस ग्लॉसरी के कम्युनिटी टैब में लगातार क्वेश्चंस आते रहते हैं, आप लोग उनको लाइक करते रहिए और अटैम्प्ट भी करते रहिए। आमतौर पर जिसमें ज़्यादा परसेंटेज होती है वो सही होते हैं, लेकिन फिर भी हम एक वीडियो में जब लगभग 20 से 30 क्वेश्चन हो जाते हैं तो उनको डिस्कस करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।